Hello students. In today's online class, we are going to read the chapter The Tribute. Tribute chapter RBSc class 10th English book Golden Rees का 10th chapter है. इस वीडियो में हम पढ़ेंगे अबाउट द मेन कैरेक्टर्स ऑफ द स्टोरी. उसके बाद हम देखेंगे स्टोरी की समरी. अगेन हम फुल टेक्स्ट रीडिंग लाइन टू लाइन वर्ड टू वर्ड रीड करेंगे टेक्स्ट को और डिफ़िकल्ट वर्ड मीनिंग्स को भी देखेंगे. सबसे पहले आता है वर्ड ट्रिब्यूट. ट्रिब्यूट होती है एक भेंट, एक श्रद्धांजलि, एक भेंट जो किसी दूसरे व्यक्ति को दी जाती है. सो लेट अस स्टार्ट द लेसन. इफ़ वी टॉक अबाउट द ऑथर, ऑथर की अगर हम बात करते हैं, राइटर की बात करते हैं तो जितेंद्र नारायण दास एक ओडियन ऑथर हैं. उड़ीसा में इनका जन्म हुआ था, नयागढ़ डिस्ट्रिक्ट में. एंड जो इनका राइटिंग है वो एक स्यूडोनिम. स्यूडोनिम क्या होता है? एक पेन नेम जो उनका रियल नेम नहीं होता, झूठा नेम जो सिर्फ लिखने के लिए यूज करता है एक राइटर. दास बेनहर के नाम से लिखते हैं और ओडियन लिटरेचर में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हैं. मोस्ट ऑफ द राइटिंग इनकी चाइल्ड लिटरेचर से रिलेटेड है, जिसमें फोक टेल्स यानी लोक कथाएँ एंड लीजेंडरी स्टोरीज. लीजेंडरी स्टोरीज क्या होती है? वीर गाथाएँ. एंड उड़ीसा का जो साहित्य अकेडमी अवार्ड है वो भी इन्हें इनकी बुक कोनापेन अनाबाना गीता के लिए 1987 में मिला. यानी कि जितेंद्र नारायण दास उड़ीसा के लिटरेचर का एक बहुत ही बड़ा फिगर है. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट द चैप्टर की समरी, इंडिया की जो जॉइंट फैमिलीज है कैसे वो धीरे धीरे ख़त्म हो रही है उनको दिखा रहे हैं. कैसे जो जॉइंट फैमिलीज है वो बंटवारा होकर, पार्टीशन होकर सिंगल फैमिलीज़ में जो है कन्वर्ट हो रही है. जो पेरेंट्स की प्रॉपर्टी है, पेरेंटल होम है, उसको कई कई टुकड़ों में बांट दिया जाता है. इन सब को लेकर एक कॉन्टेम्प्रेरी समकालीन सोशल इशू को लेकर राइटर ने इस स्टोरी को लिखा है. तो हम स्टार्ट करते हैं स्टोरी. और मेन कैरेक्टर्स है बाबुली. बाबुली इज़ द मेन कैरेक्टर, हीरो ऑफ द स्टोरी. नरेटर भी कह सकते हैं. नरेटर कौन होता है? एक व्यक्ति जो पूरी कहानी को फर्स्ट पर्सन यानी मैं के तौर पर सुनाता है. तो ये पूरी कहानी सुना रहा है बाबुली. हिज वाइफ, सेकेंड कैरेक्टर जो उसकी वाइफ है. देन एल्डर ब्रदर्स, दो एल्डर ब्रदर हैं. देन सिस्टर्स इन लॉ. सिस्टर इन लॉज क्या होती है? सिस्टर्स इन लॉ भाभियाँ. नेफ्यूज़ एंड नीस, भतीजे भतीजियाँ. एंड देन मदर ऑल्सो. बाबुली की माँ जो है वो भी इस कहानी में एक कैरेक्टर है. तो हम स्टोरी को शुरू करते हैं. एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर. It contained that familiar petite handwriting of my elder brother. मैंने पहले भी कहा था आई यानी मैं का यूज़ करके जो कहानी सुनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड द नरेटर. नरेट करता है, कथा सुनाने का काम, कहानी सुनाने का काम. तो नरेटर हियर इज़ बाबुली. बाबुली कहता है व्हेन एज आई रीच्ड माई डेस्क इन द ऑफिस. ऑफिस में जब मैं अपने डेस्क पर पहुंचा तो माई आईज स्टॉप्ड ओवर अ लेटर. तो मेरी नज़रें वहाँ एक लेटर पर रुक गई. इट कंटेन दैट फेमिलियर एक परिचित सी पेटिट यानी छोटी छोटी हैंड राइटिंग थी. माई एल्डर ब्रदर, मेरे बड़े भाई की. लेटर को, हैंड राइटिंग को देखते ही वो पहचान गया कि हैंड राइटिंग उसके बड़े भाई की है. आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम ही हैड रिटन टू मी. उन्होंने मुझे लेटर लिखा था एक लंबे टाइम के बाद. आई श्रिंक विद इन फॉर नोट राइटिंग लेटर्स होम. श्रिंक क्या होता है? सिकुड़ना. यहाँ एक शर्म से जो एक सिकुड़न थी. किस वजह से? नरेटर एक अपने आप में शर्म फील कर रहा है कि उसने इतने दिनों से घर पर कोई लेटर नहीं लिखा. ऑल दिस डेज, पिछले कई दिनों से, काफ़ी दिनों से, कई साल कह सकते हैं, घर पर एक लेटर नहीं लिखा. और जिस वजह से वो उस ब्रदर के लेटर को देखकर शर्म फील कर रहा है. इन माई स्टूडेंट्स डेज इट वॉज ऑलमोस्ट अ रूटीन अफेयर. मेरे स्टूडेंट्स डेज में जब मैं पढ़ता था तब ये एक लगभग एक रूटीन अफेयर था, एक लेटर लिखना या फिर घर जाना. आई यूज़ टू गो होम टू दैट डिस्टेंट विलेज ऑन अ रिकेटी बस. मैं अपने विलेज में, जो कि डिस्टेंट था यानी दूर था, उस विलेज में जाया करता था एक रिकेटी क्या होता है? एक खटारा बस में. केयरिंग नथिंग फॉर द स्ट्रेन ऑफ द जर्नी. और ऑब्वियसली जब एक खटारा बस में, टूटी फूटी बस में जाया जाएगा तो जर्नी का भी, यात्रा का भी एक स्ट्रेन होगा, तनाव होगा, जिसको हम कह सकते हैं थकान होगी. लेकिन वो उस टाइम उस थकान की बिल्कुल टेंशन नहीं लेता था. माई होम माई विलेज, दे यूज टू पुल मी अवे फ्रॉम द मॉरिबंड सिटी लाइफ. ऐसे लगता था मानो मेरा घर, मेरा गाँव, वो मुझे इस मॉरिबंड यानी नीरस
और उबाऊ सी जो सिटी लाइफ थी, शहर का जीवन था, उससे मानो मुझे खींचते थे अपनी तरफ। नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड एंड आई टू हैव चेंज्ड। अब चीज़ें बदल गई और ऐसे लगता है नरेटर को कि वो भी बदल गया है। अ ग्रेट डील एट दैट, और पूरा नहीं तो बहुत, काफ़ी हद तक। अ लॉट ऑफ कोबवेब्स हैव सेटल्ड अराउंड मी। मेरे आसपास बहुत सारे कोबवेब्स। कोबवेब्स क्या होते हैं? स्पाइडर वेब्स, यानी मकड़ी के जाले। यहाँ मकड़ी के जाले हम किससे कंपेयर करते हैं? ज़िंदगी की परेशानियों से, कि बहुत सारे मकड़ी के जाले मेरे आसपास सेटल हो चुके हैं। आई एम स्वेप्ट बाय दैट इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस। ऐसे लगता है मुझे स्वेप्ट बाय किया जा रहा है, अपने साथ बहा लिया गया है इनविजिबल टाइड ऑफ टाइम एंड बिजनेस। टाइम के और बिजनेस के टाइड ने, प्रवाह ने मुझे अपने साथ जो है वो बहा लिया है, मतलब मैं समय के साथ साथ बहता गया। I was studying at Bhubaneswar where I got my job, and now for these 2 years I have thought of home not even once. नरेटर बताता है कि उसकी स्टडी भुवनेश्वर में हुई, वहीं जॉब मिल गई और पिछले 2 सालों से उसने घर के बारे में एक बार भी नहीं सोचा। मैनी ए टाइम माई मदर हैज रिटन लेटर्स कंप्लेनिंग अबाउट माई नेग्लिजेंस इन राइटिंग टू हर। काफ़ी बार मदर ने भी लेटर लिखा जिसमें उसने कंप्लेन की मेरी नेग्लिजेंस के बारे में। नेग्लिजेंस क्या होते हैं? किसी चीज़ को आप अवॉइड करते हो, टालते हो। माँ ने लेटर लिखा कि वो टालता है लेटर लिखने के लिए। माँ बार बार लेटर में लिख के कंप्लेंट करती थी। शी हैव इवन रिमाइंडेड मी ऑफ दोज प्री मैरिज स्टेज ऑफ माइंड। यहाँ तक कि माँ ने शादी से पहले के दिनों के बारे में भी याद दिलाई। येट आई हैव नेवर बीन एबल टू ब्रेक दोज ट्रेंड्स ऑफ कॉम्प्लेसेंसी विच हैव कोइल्ड अराउंड मी। फिर भी नरेटर कहता है कि मैं कभी इस लायक नहीं हुआ कि मैं उन कॉम्प्लेसेंसी यानी आत्मसंतुष्टि के स्ट्रेंड्स को, धागों को। कॉम्प्लेसेंसी क्या होती है? आत्मसंतुष्टि। जब एक इंसान खुद में संतुष्ट हो जाता है, सेल्फ सेटिस्फेक्शन उसे हो जाती है, वो ये कहता है कि मैं इन धागों को कभी भी तोड़ नहीं पाया जो मेरे चारों तरफ कॉइल्ड हो गए हैं। कॉइल क्या होता है? लिपटा हुआ होना। मतलब मैं अपनी लाइफ में आत्मसंतुष्ट हो गया और मैं इन धागों को तोड़ नहीं पाया। आई हैव केप्ट क्वाइट टू प्रूव दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड। मैंने भी माँ के लेटर्स का कोई जवाब नहीं दिया। आई केप्ट क्वाइट, मैं चुप रहा बिना जवाब दिए, ये साबित करने के लिए दैट आई एम बिजी एंड प्री ऑक्यूपाइड। प्री ऑक्यूपाइड भी क्या होता है? बिजी होना, व्यस्त होना। नाउ शी डज नॉट कंप्लेन। अब माँ कंप्लेन भी नहीं करती। प्रोबेबली शी अंडरस्टैंड्स माई पोजिशन। प्रोबेबली यानी पॉसिबली, संभवतः वो मेरी पोजिशन को समझती है। यूजुअली माई एल्डर ब्रदर डज नॉट राइट टू मी। अक्सर एल्डर ब्रदर नहीं लिखते लेटर। ही डज नॉट नीड एनी थिंग फ्रॉम मी। उन्हें मुझसे कोई चीज़ भी नहीं चाहिए। ही हैज़ नेवर सॉट ए टोकन फ्रॉम मी इन ल्यू ऑफ हिज कंसर्न फॉर मी एज एन एल्डर ब्रदर। उन्होंने हमेशा एक एल्डर ब्रदर के तौर पर मेरे लिए कंसर्न दिखाई है, चिंता दिखाई है, लेकिन उसके ल्यू में, इन ल्यू ऑफ मतलब के बदले में, किसी चीज़ के बदले में। ही हैज़ नेवर सॉट, सॉट मतलब चाहा। उन्होंने कभी नहीं चाहा एक टोकन भी, एक पैसा भी उन्होंने मुझसे नहीं चाहा है। In those days when I was a student, the only thing that he inquired about was my well-being. जब मैं स्टूडेंट था तो सिर्फ इकलौती चीज़ वो जो मुझसे इंक्वायर करते थे वो क्या होती थी? मेरी वेलबींग। वेलबींग क्या होती है? मेरी सेहत के बारे में, मेरी हालत के बारे में सिर्फ पूछते थे। ड्यूरिंग माई स्टे एट होम ही वुड कैच फिश फॉर मी फ्रॉम द पॉन्ड बिहाइंड आवर हाउस एंड वुड आस्क हिज वाइफ टू प्रिपेयर अ गुड डिश, फॉर आई लव्ड फिश। और अक्सर जब मैं घर होता था, घर पे स्टे करता था, देन ही यूज़ टू कैच फ़िश। फ़िश वो कैच किया करते थे पॉन्ड से, जो हमारे घर के पीछे था। एंड ही यूज़ टू आस्क हिज वाइफ, अपनी वाइफ को वो क्या कहते थे कि वो एक अच्छी डिश प्रिपेयर करे, फॉर आई लव्ड फिश। वैन द कैच वॉज स्केंटी, स्केंटी क्या होता है? कम होना। जब ये कैच कम होता था, कम होने का मतलब क्या है? फ़िश कम मात्रा में पकड़ी जाती थी। द डिश वुड बी प्रिपेयर्ड एक्सक्लूसिवली फॉर मी। तो ये डिश जो है एक्सक्लूसिवली, स्पेशली, विशेष रूप से मेरे लिए ही बनती थी। He would say to his wife, you must take the dish as delicious as possible using mustard paste for babuli. वो अक्सर अपनी वाइफ से कहते थे कि डिश इतनी टेस्टी बनाए जितनी वो बना सकती थी, और उसमें मस्टर्ड का पेस्ट, मस्टर्ड क्या होते हैं? सरसों या राई, उसका पेस्ट भी यूज करे। बाबुली कौन है? नरेटर खुद। इवन नाउ ही इज़ द सेम मैन विद द सेम टोन ऑफ लव एंड कंपैशन। आज भी वो सेम मैन है, वही आदमी है, वही टोन ऑफ लव एंड कंपैशन है, वैसा ही उनका मिजाज है लव का, और कंपैशन यानी दया का। नथिंग हैज चेंज्ड हिम, कोई चीज़ उन्हें बदल नहीं पाई। हिज 7 चिल्ड्रन, उनके जो 7 बच्चे हैं, फादर मदर, कैटल, फील्ड्स, हाउस होल्ड रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ यानी घरेलू जिम्मेदारियाँ, कोई चीज़ उन्हें नहीं बदल पाई। ही इज़ द सेम, वो बिल्कुल वैसे ही हैं। माई एल्डर ब्रदर,
मेरे बड़े भाई, यानी नरेटर जिनका अपने बड़े भाई से बहुत ज़्यादा लगाव था, वो अपने बड़े भाई के बारे में बताते हैं और साथ ही साथ नरेटर खुद भी बहुत शेम फील करते हैं कि इतने सालों में उसने अपने बड़े भाई को कोई लेटर नहीं लिखा. I handled the letter carefully. He had asked me to come home. Some feud. Feud mean झगड़ा had cropped up. अभी नरेटर ने लेटर पढ़ा एंड उस लेटर में एक जिक्र था दैट घर पे कोई फ्यूड यानी झगड़ा क्रॉप अप हो गया, ग्रो हो गया है, घर में कोई लड़ाई हो गई थी. द टू सिस्टर्स इन लॉ हैड क्वारल. नरेटर की जो दो सिस्टर्स इन लॉ थी, भाभियाँ थी, वो उन्होंने आपस में झगड़ा किया. आर पैडी फील्ड्स, पैडी होते हैं धान, जो धान के खेत थे. द कॉटेज घर एंड द मूवेबल्स एंड इमूवेबल्स, मूवेबल्स जितनी मूव करने वाली, इधर से उधर हिलाई जा सकती है वैसी प्रॉपर्टी, एंड इमूवेबल्स जैसे कि मकान होता है, जैसे कि खेत होते हैं, वर टू बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स अमंगस्ट अस. उनका डिवीजन होना था हमारे बीच में, उनका बंटवारा होना था 3 हिस्से, क्योंकि वो 3 भाई थे. माई प्रेजेंस वॉज इनडिस्पेंसिबल. इनडिस्पेंसिबल क्या होते हैं? अटल, जिसको टाला नहीं जा सकता, कि मेरी प्रेजेंस वहाँ अटल थी, मेरा वहाँ पहुँचना बहुत ज़रूरी था. इट वॉज माई सेकेंड ब्रदर हु वॉज सो पर्टिकुलर एंड एडिमेंट अबाउट द डिवीजन, ही वॉन्टेड इट एट एनी कॉस्ट. और डिवीजन यानी बंटवारा कौन चाहता था? सेकेंड ब्रदर. वो बहुत ज़्यादा पर्टिकुलर यानी विशिष्ट हो गया था, यानी बात बात पर उसी बात का जिक्र कर रहा था. एडिमेंट क्या होता है? जिद्दी होना. उसे किसी भी कीमत पर बंटवारा चाहिए था. आई फिनिश रीडिंग द लेटर. अ कोल्ड स्वेट ड्रेंस्ड में, ड्रेंच करना, वेट कर देना, भिगो देना. एक ठंड में भी पसीना मुझे आ गया. ठंडा पसीना कब आता है? जब इंसान बहुत ज़्यादा नर्वस होता है. आई फेल्ट हेल्पलेस एंड ऑफेंड. ऑफेंड क्या होता है? अनाथ. मुझे ऐसे फील हो रहा था मानो मैं अनाथ हो गया. अ सोर्ट ऑफ डिस्पेयर हॉन्टेड मी फॉर अ लॉन्ग टाइम. कहा एक सोर्ट टाइप ऑफ डिस्पेयर. डिस्पेयर क्या होती है? निराशा. वो मुझे हॉन्ट कर रही थी. हॉन्ट करना क्या होता है? किसी चीज़ को पूरी तरह से घेर लेना. निराशा ने मुझे घेर लिया. क्वाइट रिलेंटलेसली, बहुत ही ज़्यादा रिलेंटलेसली जो है. आई ट्राइड टू ड्राइव देम अवे. मैंने अपनी निराशा को जो है, रिलेंटलेसली क्या होता है? मर्सीलेसली नहीं, पिटीलेसली, निर्दयता से मैंने अपने इन विचारों को इधर उधर करने की कोशिश की. योनिंग हेल्पलेसली इन अ चेयर. मैं एक चेयर में योनिंग कर रहा था, उबासियाँ ले रहा था. In the evening when I told my wife about the partition that was to take place, I found her totally unperturbed. Unperturbed क्या होता है? Undisturbed. बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं हुई वाइफ जब शाम को उसको बंटवारे के बारे में बताया गया. That was to take place, जो होने वाला था. She just asked me when. वाइफ ने सिर्फ इतना पूछा, ये बंटवारा कब होगा, एज इफ शी वॉज ऑल प्रिपेयर्ड एंड वेटिंग फॉर दिस इवेंट टू टेक प्लेस. ऐसे लग रहा था मानो वाइफ पूरी तरह से प्रिपेयर थी और वो इंतजार ही कर रही थी कि ये बंटवारा कब होगा, और उसने तुरंत ही पूछा कि कब है. इन अ वीक्स टाइम आई सेड. मैंने कहा बंटवारा कब होगा? 1 वीक के टाइम में. इन बेड दैट नाइट माई वाइफ आस्क्ड मी ऑल सॉर्ट ऑफ क्वेश्चंस. उस रात सोते टाइम वाइफ ने हर तरह के प्रश्न पूछे. व्हाट वुड बी आवर शेयर एंड हाउ मच वुड इट फेच. फेच मीन ब्रिंग अस ऑन सेलिंग इट, कि हमारा शेयर क्या होगा और इसे बेचकर हमें क्या मिलेगा. आई सेड नथिंग फॉर अ वाइल, बट इन ऑर्डर टू सेटिस्फाई हर एट लास्ट गेस दैट इट शुड बी अराउंड 20,000 रुपीज़. हालांकि मैंने उसे कुछ नहीं कहा शुरू में, बट अल्टीमेटली वाइफ को सेटिस्फाई करने के लिए, संतुष्ट करने के लिए मैंने गेस किया कि ये कितना होगा. अराउंड 20,000 रुपीज़, लगभग 20,000 रुपये. ये आज के टाइम के 20,000 नहीं है, बल्कि बहुत पहले के हैं, जबकि 20,000 की वैल्यू होती थी. She came closer to me and said, we don't need any land in village. What shall we do with it? Let's sell it and take the money. अभी वाइफ ने एक प्रपोजल रखा कि हमें गांव में लैंड की ज़रूरत नहीं, हम क्या करेंगे, हम इसे बेच देंगे और पैसे ले लेंगे. रिमेंबर व्हेन यू सेल इट हैंड ओवर टू मी द एंटायर 20,000. जब आप वो ज़मीन बेचो तो पूरे के पूरे 20,000 मुझे दे देना. आई विल मेक प्रॉपर यूज ऑफ इट. मैं उसका पूरा यूज करूँगी. विल नीड अ फ्रिज, कि हमें एक फ्रिज की ज़रूरत है. समर इज अप्रोचिंग, गर्मियाँ आ रही है. यू नीड नोट गो टू द ऑफिस राइडिंग अ बाईसाइकिल. उसने अपने हस्बैंड यानी नरेटर को भी कहा कि आपको ऑफिस जाने की ज़रूरत नहीं, एक बाईसाइकिल पर, साइकिल पर यू मस्ट हैव अ स्कूटर. आपके पास एक स्कूटर होना चाहिए. एंड द रेस्ट वी विल पुट इन अ बैंक. अभी इसमें से भी जो बचेगा हम बैंक में रख देंगे. देर इज़ नो यूज कीपिंग लैंड इन द विलेज. गांव में ज़मीन होने का कोई फ़ायदा नहीं है. वी कांट लुक आफ्टर इट. हम तो गांव जाकर उस ज़मीन को देख नहीं सकते. एंड वाई शुड अदर्स ड्रॉ बेनिफिट्स आउट ऑफ आवर लैंड. हमारी ज़मीन से बाकी लोग फ़ायदा क्यों उठाए. वाइफ के ये थॉट्स थे कि ज़मीन को बेच दिया जाए और उससे कुछ चीज़ें खरीद लिया जाए, क्योंकि वो गांव जाकर उस ज़मीन को देखभाल नहीं कर सकते. I listened to all this like an innocent lamb looking into the darkness.
मैंने ये सब सुना, जैसे कि एक इनोसेंट क्या होता है? मासूम। लैम क्या होता है? मेमना, भेड़ का बच्चा। मैं अंधेरे में देखता रहा, बिल्कुल उस बच्चे की तरह सुनता रहा। आई फेल्ट, एंड मैंने ऐसे फील किया एज इफ द बूचर वो शार्पनिंग इज नाइफ। बूचर क्या होता है? कसाई। मानो एक कसाई अपना चाकू जो है शार्पन कर रहा हो, तेज कर रहा हो, तीखा कर रहा हो, हमिंग अ ट्यून, एक ट्यून जो है वो हम कर रहा हो, गुनगुना रहा हो, एंड वेटिंग टू टीयर मी इनटू लार्ज चंक्स ऑफ मीट। मानो कि एक जो है बूचर वो मुझे बड़े बड़े चंक्स, पीसेस, मीट के जो बड़े बड़े पीसेज है उसमें तोड़ना चाहता है, एंड कंसोलिंग मी सेइंग दैट देयर इज़ बेटर लाइफ आफ्टर डेथ। और वो मुझे ये कंसोल कर रहा है कि मरने के बाद भी एक अच्छी ज़िंदगी है। यानी नैरेटर को ये बंटवारा जो है वो अपनी मौत के बराबर लग रहा था, लेकिन उसकी वाइफ लीस्ट अफेक्टेड थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था, वो बाद के बेनिफिट्स के बारे में सोच रही थी। Gone are those days, gone are those feelings when the word home filled my heart with emotion. अब नरेटर खुद के लिए फील करता है कि वो दिन कितने पुराने हो गए, जबकि घर शब्द को सुनते ही मेरा दिल जो है वो इमोशन से भर जाता था। एंड दैट अफेक्शनेट वर्ड ब्रदर, और भाई जो शब्द था, अफेक्शनेट यानी प्यार से भरा, वॉट फीलिंग इट हैड, उस शब्द में इतनी फीलिंग थी, हाउ इट यूज टू मेक माई हार्ट पाउंड विद लव, कि उस शब्द को सुनते ही मेरा दिल प्रेम से उछलने लगता था। पाउंडिंग यानी जंपिंग। Recollecting all these feelings, I feel weak and pathetic. जब मैंने रिकलेक्ट किया, फिर से याद किया इन सारी फीलिंग्स को, तो मैं अपने आप को वीक, कमज़ोर और पैथेटिक यानी दयनीय फील करने लगा। वेयर इज़ दैट हार्ट गोन, अब वो दिल कहाँ चला गया? वेयर आर दो स्टेज, वो दिन कहाँ चले गए? वेयर हैज़ द स्पॉन्टेनिटी ऑफ फीलिंग गोन, स्पॉन्टेनिटी क्या होती है? सहजता, कि भावनाओं की वो सहजता कहाँ चली गई? आई जस्ट कांट अंडरस्टैंड हाउ अ स्ट्रेंजर कुड ऑल ऑफ अ सडन बिकम सो इंटीमेट। मुझे समझ नहीं आता है कि एक स्ट्रेंजर यहाँ किसके लिए कहा गया? अपनी वाइफ के लिए, कि वो कैसे इतना इंटीमेट, इतना नज़दीकी बन जाता है। ओनली शेयरिंग अ लिटिल वार्मथ बाय गिविंग अ साइलेंट प्रॉमिस ऑफ कीपिंग क्लोज, सिर्फ ये वादा करके कि हमेशा साथ रहेंगे। और एक व्यक्ति जो कल तक अजनबी था वो इतना घनिष्ठ हो गया, जिसके साथ वो बंटवारे की बातें कर रहा है, और भाई जो उसका अपना था वो उससे दूर हो गया। बट आई बिकेम माई नॉर्मल सेल्फ इन 2 days, लेकिन 2 ही दिनों में मैं नॉर्मल हो गया। आई ग्रो यूज टू वॉट आई हैड बीन अ शॉक, और 2 दिनों में मैं उस चीज़ का यूज्ड टू हो गया। यूज्ड टू क्या होता है? हैबिचुअल। जो चीज़ मेरे लिए शौक थी मैं उसका यूज टू हो गया, हैबिचुअल हो गया। लेटर ऑन इन द मार्केट प्लेस, कीपिंग पेस विद माई वाइफ, इंक्वायर्ड अबाउट द प्राइसेज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स शी इंटेंडेड टू बाय। लेटर ऑन यानी बाद में क्या हुआ? मार्केट के अंदर वो अपनी वाइफ के साथ कीपिंग पेस, कदम से कदम मिलाकर चलना। एंड वो कदम से कदम मिलाकर वाइफ के साथ मार्केट चलते हुए क्या कर रहा था? इंक्वायरी कर रहा था, पूछताछ कर रहा था अबाउट द प्राइसेज ऑफ द डिफरेंट थिंग्स, उन अलग अलग चीज़ों की कीमतें शी इंटेंडेड टू बाय, जो वो खरीदना चाहती थी। बाइंग अ फ्रिज वॉज ऑलमोस्ट सर्टेन, लगभग निश्चित था एक फ्रिज का खरीदा जाना। अ सेकेंड हैंड स्कूटर, अ स्टीरियो सेट एंड सम गोल्ड ऑर्नामेंट्स, सोने के ऑर्नामेंट्स यानी आभूषण, ये भी खरीदे जाने थे। आई प्रिपेयर्ड अ लिस्ट ऑफ द प्राइसेस, सारी कीमतों की एक लिस्ट बनाई गई। शी केप्ट रिमाइंडिंग मी अबाउट हर इंटेंशन एंड वॉज शोविंग लॉट ऑफ इम्पेशंस। वाइफ मुझे अपने इंटेंशंस के बारे में याद दिलाती रही। अपने इरादों के बारे में, कौन से इरादे थे? कि पैसे उसे ला कर देने हैं और उसे शॉपिंग करनी है। एंड वॉज शोइंग लॉट ऑफ इम्पेशंस, और इवन वाइफ जो है बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट भी हो रही थी। इम्पेशेंट होने का मतलब अधीर होना, धैर्य को खोना। इट वॉज सैटरडे आफ्टरनून, आई लेफ्ट फॉर माई विलेज। अब गाँव के लिए जर्नी कब शुरू हुई? सैटरडे को। द सेम बस वॉज देयर, इंस्पायरिंग इन मी द ओल्ड फेमिलियर फीलिंग। आज भी वही बस थी, और वो बस पुरानी फेमिलियर फीलिंग्स को याद दिला रही थी। आई रश्ड टू ऑक्यूपाई द सीट जस्ट बिहाइंड द ड्राइवर, मैंने रश की, मैं दौड़ा ड्राइवर के पीछे की सीट लेने के लिए। माई फेवरेट सीट, जो हमेशा से मेरी फेवरेट रही है। इन माई हरी, अपनी इस जल्दबाजी में, आई ब्रूज्ड माई नी अगेंस्ट द डोर, मैंने अपने नी को, अपने घुटने को ब्रूज कर लिया। ब्रूज करना क्या होता है? चोट लग जाना, छिल जाना। दरवाजे से टकराकर इट हर्ट में, और मुझे चोट भी लगी। The briefcase fell off and the little packet containing the prasad of Lord Lingraj, meant for my dear mother, was scattered over the ground. ब्रीफकेस गिर गया, ब्रीफकेस यानी अटैची गिर गई, और साथ ही साथ एक छोटा सा पैकेट था जिसमें प्रसाद था, लॉर्ड यानी भगवान लिंगराज का, जो कि नरेटर ने अपनी माँ के लिए लिया था, वो भी ज़मीन पर फैल गया। क्यों फैल गया? क्योंकि वो गिर गया था। I felt as if the entire bus was screeching aloud the question, after how many years?
इवन वो उस बस में एंटर करके ये फील करता है मानो पूरी बस के में बैठे लोग सभी चीख रहे हैं एक ही क्वेश्चन, आफ्टर हाउ मैनी ईयर्स, क्या कि कितने सालों बाद तुम घर जा रहे हो. यू हैवंट बॉदर्ड इन द लीस्ट टू रिटेन दैट टेंडर लव यू हैड इन योर हार्ट फॉर योर होम. कि तुमने तो इतनी भी बोदरेशन नहीं ली, परेशानी नहीं उठाई कि तुम हल्का फुल्का भी उस टेंडर, उस नाजुक प्रेम को अपने दिल में रख सको जो कभी तुम्हारे मन में होता था. तुमने उस सारे प्रेम को निकाल दिया. इंस्टेड यू हैव सोल्ड इट टू द बूचर. बल्कि तुमने तो उस प्रेम को इंस्टेड यानी इसकी बजाय क्या किया, तुमने तो अपने प्रेम को बेच दिया किसी बूचर को, किसी कसाई को. टू हेल्प योर सेल्फ बिकम अ सिटी बाबू, ताकि तुम एक शहरी बाबू बन सको. कर्स बी ऑन यू. कर्स बी ऑन यू मतलब धिक्कार है तुम पर. आई बोर्डेड द बस. मैंने बस बोर्ड की, बस पर चढ़ा. बोर्ड करना, बस पर चढ़ने का, बस की जर्नी करने के लिए हम कहते हैं टू बोर्ड द बस. कलेक्टिंग द ब्रीफ केस एंड द कंटेंट ऑफ द सोल्ड पैकेट. सोइल्ड यानी उस गंदे हो चुके पैकेट के कंटेंट यानी उस सामान को, उस प्रसाद को भी मैंने उठाया. वियरिंग ए शेमलेस स्माइल फॉर द क्लीनर एंड द कंडक्टर ऑफ द बस. और मेरे चेहरे पर एक शेमलेस, बेशर्मी वाली स्माइल थी क्लीनर के लिए और कंडक्टर के लिए. क्यों? क्योंकि उसने बस को गंदा कर दिया था. It was 5 in the evening when I got down. I had written beforehand. My elder brother was there to meet me at the bus stop. क्योंकि वो शाम को 5 बजे गांव पहुंचा और भाई जो है पहले से बस स्टॉप पर आ चुके थे उसे रिसीव करने के लिए. He appeared a little tired and worn out. आज भाई जो है थोड़े टायर्ड और worn out. worn out का मीनिंग क्या होता है? थोड़ा घिसा हुआ होना, यानी कि जोश में कमी होना. Give that briefcase to me. That must be heavy. He almost snatched it away from me. उन्होंने आते ही कहा कि वो ब्रीफ केस मुझे दो, वो भारी होगा. और उन्होंने वो ब्रीफ केस जो है वो अटैची जो है स्नैच कर ली, मानो छीन ली. आई फॉरगॉट इवन टू टच हिज फीट. मैं तो यहाँ तक कि उनके पैर छूना भी भूल गया. दिस हैड नेवर हैपेंड अर्लियर. ये ऐसा पहले कभी नहीं हुआ कि मैंने कभी उनके पैर ना छुए हो. ही वॉज वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी. वो मेरे आगे आगे चल रहे थे. वी वर वॉकिंग ऑन द विलेज रोड, डस्टी एंड एवर द सेम. हम उसी गांव की सड़क पर चल रहे थे जो डस्टी थी, धूल भरी थी, और एवर द सेम, हमेशा ऐसी ही थी. आई वॉज यूजुअली क्रॉसिंग द स्ट्रीट अलॉन्ग टू गो टू अ टीचर इन द इवनिंग फॉर ट्यूशन. जब मैं वहाँ रहता था, गांव में रहता था, जब मैं बच्चा था तो अक्सर जाता था एक ट्यूशन टीचर के पास उसी सड़क से होकर. इट वॉज जनरली लेट एंड डार्क व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम माई स्टडी. जब मैं स्टडी करके आता तो अक्सर लेट हो जाती थी, अंधेरा हो जाता था. अनफीलिंगली मतलब बिना कभी रुके, बिना फेल हुए, यानी लगातार. माई एल्डर ब्रदर वुड बी देयर टू एस्कॉर्ट मी बैक होम लेस्ट आई शुड बी फ्राइटन. मेरे बड़े भाई हमेशा वहाँ होते थे मुझे एस्कॉर्ट करने के लिए, ले के जाने के लिए, अदरवाइज मैं डर जाऊँगा. ही वुड कैरी द लैंटर्न, माई बैग ऑफ बुक्स एंड नोट्स. वो एक लैंटर्न यानी लालटेन उठाते थे, मेरे बैग ऑफ बुक्स और नोट्स को भी उठाते थे. आई हैड टू फॉलो हिम टू डू सो. मैं उनके पीछे पीछे चलता रहता. इफ़ आई लेग्ड बिहाइंड ही वुड आस्क. अगर मैं पीछे अटक जाता तो वो कहा करते थे, वाई यू आर परहैप्स टायर्ड, कि शायद तुम थक गए हो. कम होल्ड माई हैंड एंड वॉक विद मी. क्या हो, मेरा हाथ पकड़ लो और मेरे साथ चलो. ही समटाइम्स यूज टू कैरी मी ऑन हिज शोल्डर्स वाइल गोइंग टू द फील्ड्स फॉर अ स्ट्रोल. इवन कई बार वो मुझे अपने कंधों पर बैठा के खेतों की तरफ स्ट्रोलिंग के लिए, स्ट्रोल क्या होता है? घूमना, घूमने के लिए भी लेकर जाते थे. द बस स्टॉप वॉज सम डिस्टेंस फ्रॉम द विलेज. बस स्टॉप जो था गांव से कुछ दूरी पर था. आई हैड फॉलन बिहाइंड हिम. आज भी मैं पीछे रह गया. ही स्टॉप्ड एंड आस्क्ड द सेम क्वेश्चन ही यूज्ड टू आस्क. वो रुके और उन्होंने वही प्रश्न पूछा जो वो अक्सर पूछते थे. आई जस्ट कुड नॉट स्पीक. मैं बोल नहीं पाया. द पास्ट वॉज स्प्राउटिंग अप इन मी. पास्ट मेरे अंदर स्प्राउट अप हो रहा था, यानी पुरानी यादें मेरे अंदर जाग रही थी. द चाइल्डहुड डेज एंड डेज नाउ. वो बचपन के दिन और वो आज के दिन. टाइम हैज़ कॉग्युलेटेड फॉर मी. ऐसे लग रहा है मानो टाइम मेरे लिए कॉग्युलेट हो गया. कॉग्युलेट होने का मतलब क्या है? जम जाना. आई हैव चेंज्ड. मैं बदल चुका हूँ. बट माई एल्डर ब्रदर, लेकिन मेरे बड़े भाई. टाइम कुड नॉट ब्रिंग अपॉन हिम एनी चेंजेस. टाइम भी उन्हें नहीं बदल पाया. एज इन दोज डेज ही वॉज स्टिल वॉकिंग इन फ्रंट ऑफ मी कैरिंग माई बैग. उन दिनों की तरह आज भी वो मेरे आगे आगे मेरा बैग उठाकर चल रहे थे. आई फेल्ट सो स्मॉल. मैं अपने आप को बहुत छोटा महसूस कर रहा था. हेजिटेटिंगली क्या होता है? हिचकिचाते हुए. आई सेड, ब्रदर गिव मी दैट ब्रीफ केस, लेट मी कैरी इट फॉर अ वाइल. मैंने भाई से कहा कि भाई वो ब्रीफ केस मुझे दे दीजिए, मैं थोड़ी देर उठा लेता हूँ. डोंट यू वरी, ही सेड, इट इज़ हैवी एंड यू आर टायर्ड. कि तुम टेंशन मत लो, डोंट यू वरी, इट इज़ हैवी. ये ब्रीफ केस जो है वो हैवी है
एंड यू आर टायर्ड, तुम थके हुए हो. लेट अस क्विकन आवर स्टेप्स, हम अपने स्टेप्स को थोड़ा क्विक करते हैं, जल्दी चलते हैं. यू मस्ट बी फीलिंग हंग्री, तुम्हें भूख लग रही होगी. इट इज़ टाइम फॉर द इवनिंग मील, शाम के खाने का टाइम हो गया. आई फॉलोड हिम इन साइलेंस, मैं साइलेंटली उनको फॉलो करता रहा. वी रीच्ड होम, हम घर पहुंच गए. इट वॉज ऑलरेडी डार्क, द टाइम फॉर द लाइटिंग ऑफ विक्स. विक्स क्या होती है? बाती, दिया बत्ती जो होती है. बिफोर द सेक्रेड यानी पवित्र तुलसी प्लांट के आगे, तुलसी के पौधे के आगे दिया जलाने का टाइम हो गया था. Unlike those days, none of my nephews rushed towards me, howling, "Here is uncle." आज जो है अनलाइक क्या होता है? पहले से अलग. आज कोई भी मेरा नेफ्यू मेरी तरफ दौड़ता हुआ, हॉलिंग करते हुए, चिल्लाते हुए नहीं आया कि चाचा आ गए. माई सिस्टर इन लॉ डिड नॉट रन फ्रॉम द किचन टू रिसीव मी. ना मेरी भाभी आई किचन से दौड़ती हुई मुझे वेलकम करने के लिए. आज सब कुछ अलग था. इट वॉज ऑल क्वाइट एंड काम. सब कुछ क्वाइट एंड काम यानी एकदम शांत था. ओनली माई मदर केम एंड स्टूड नियर मी. सिर्फ मेरी माँ आई और मेरे पास आकर खड़ी हो गई. द सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ वर नोवेयर टू बी सीन. मेरा दूसरा भाई और उसकी वाइफ कहीं नज़र नहीं आ रहे थे. इन द एंटायर हाउस देयर वॉज एन एयर ऑफ अनयूजुअलनेस. पूरे घर में एक एयर थी, एक हाव भाव था, एक माहौल था अनयूजुअलनेस का. व्हाट इज अनयूजुअलनेस? जो पहले के जैसा ना हो, असामान्य. रादर द स्टिलनेस ऑफ द ग्रेवयार्ड. आज की जो शांति थी, नरेटर कंपेयर करता है इसे ग्रेवयार्ड यानी कब्रिस्तान की शांति से. एज इफ द हाउस वॉज प्रिपेयरिंग फॉर इट्स अल्टीमेट कोलैप्स. मानो कि घर अपने अल्टीमेट यानी फाइनल कोलैप्स के लिए, कोलैप्स करना क्या होता है? गिरना, अपने अंतिम गिरने के लिए तैयार हो रहा हूँ. आई ट्राई टू बी नॉर्मल विद एवरीवन. मैंने कोशिश बहुत की कि मैं तो सबके साथ नॉर्मल रहूँ. बट देयर वॉज दैट अबोमिनेबल लल ऑल अराउंड. लेकिन पूरे घर में जो है वो एक अबोमिनेबल क्या होता है? हेटफुल एक लल यानी शांति थी. सब तरफ एक शांति थी जो बहुत ही हेटफुल लग रही थी. माई सेकेंड ब्रदर एंड हिज वाइफ इन स्पाइट ऑफ देयर प्रेजेंस एट होम शोड नो इमोशन. मेरा सेकेंड भाई और उसकी वाइफ जो घर में प्रेजेंट थे फिर भी उन्होंने कोई इमोशन नहीं दिखाया. दे वर ऑल सेट फॉर द पार्टीशन. वो पूरी तरह से तैयार थे पार्टीशन के लिए, बंटवारे के लिए. एंड दे केयर्ड फॉर नथिंग एल्स. इसके अलावा उन्हें कोई चीज़ की परवाह नहीं थी. आई कुड नॉट स्लीप दैट नाइट. उस पूरी रात मुझे नींद नहीं आई. एंड द फॉलोइंग मॉर्निंग पास्ट क्वाइट अनइवेंटफुली. फॉलोइंग मॉर्निंग मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग भी अनइवेंटफुली, बिना किसी घटना के निकल गई. अगले दिन सुबह भी कुछ नहीं हुआ. इट वॉज मिड डे. अगले दिन दोपहर का टाइम था. 7 or 8 पीपल हैड गैदर्ड इन आर कर्टयार्ड टू सुपरवाइज द डिवीजन. जैसे गांव में होता है, आसपास के भी लोग आ जाते हैं, पंच वगैरह, वो आ गए. 7-8 लोग गैदर हुए हमारे कर्टयार्ड में यानी आंगन में, उस डिवीजन को सुपरवाइज करने के लिए, उसका निरीक्षण करने के लिए. वी 3 ब्रदर्स वर प्रेजेंट. हम 3 भाई भी थे. मदर वॉज नोट टू बी सीन एनीवेयर इन द विसिनिटी. विसिनिटी क्या होती है? आसपास का एरिया. माँ आसपास कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी. We were waiting for the final separation as if ready to slice out the flesh of the domestic body which our parents had nourished since the day of their marriage. We were waiting. हम लोग इंतज़ार कर रहे थे for the final separation. Separation क्या होता है? अलगाव, अलग होना. कि फाइनल बंटवारे का इंतज़ार कर रहे थे. एज इफ रेडी. ऐसी कंडीशन बन गई थी मानो हम तैयार हो टू स्लाइस आउट. स्लाइस आउट करना क्या होता है? काट देना. द फ्लैश ऑफ आर डोमेस्टिक बॉडी. घर को जो है एक बॉडी से कंपेयर किया गया, मानो हम उसके फ्लैश को, उसके मांस को तैयार थे काटने के लिए. वो घर विच आर पेरेंट्स हैड नरिश्ड, जिसे हमारे माता पिता ने नरिश किया था, पाला पोसा था, संभाला था. सिंस द डे ऑफ देयर मैरिज. अपनी शादी वाले दिन से हमारे पेरेंट्स ने जिस घर को नरिश किया था, मानो उस घर को आज हम काटने के लिए तैयार थे. एंड देन वी वुड रन अवे इन 3 डिफरेंट डायरेक्शंस क्लचिंग अ पीस इच. और फिर हम तीनों भाई 3 अलग अलग दिशाओं में एक एक टुकड़ा लेकर भाग जाएंगे. ऑल द हाउस होल्ड आर्टिकल्स वर हीप्ड इन द फैमिली कोर्टयार्ड. घर के आंगन में सारे के सारे हाउस होल्ड आर्टिकल्स यानी घरेलू सामानों को हीप कर दिया गया, ढेर बना दिया गया. These were to be divided into 3 parts. All the small things of the house, almost everything movable. सब चीज़ें मूवेबल जो हिलाई जा सकती थी. स्टार्टिंग फ्रॉम द लेडल्स. लेडल्स क्या होते हैं? चम्मच. करछी जो होती है मेड आउट ऑफ कोकोनट शेल्स, जो नारियल के शेल्स से बनी थी, खोल से बनी थी. द बैम्बू ऑफ द लिटिल बॉक्स. बांस टू द लिटिल बॉक्स. लिटिल बॉक्स जो थे वेयर फादर यूज टू कीप हिज बेटल्स. फादर जहाँ अपना पान रखते थे उस पानदान तक सब कुछ इकट्ठा हुआ. द एक्स कुल्हाड़ी एंड द ओल्ड रेडियो सेट टू हैड बीन प्रोड्यूस्ड. वो भी लाए गए.
अ लॉन्ग लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स वॉज मेड, सारी चीज़ों की लिस्ट बनाई गई. नथिंग वॉज स्पेयर्ड, कुछ नहीं छोड़ा. नीदर द धिंकी, धिंकी क्या होती है? वुडन राइस क्रशर, चावल को कुचलने वाली एक लकड़ी का इंस्ट्रूमेंट होता है धिंकी, कि वो भी नहीं छोड़ी गई. नोर द लिटिल फिगर्स ऑफ द फैमिली आइडल्स, यहाँ तक कि आइडल्स यानी प्रतिमाएं जो थी छोटी छोटी देवी देवताओं की, वो भी नहीं छोड़ी गई, सब कुछ इकट्ठा किया गया. आई सो माई एल्डर ब्रदर राइज, अब देखा मैंने मेरा बड़ा भाई जो है वो खड़े हुए. ही स्टॉप्ड फॉर अ मोमेंट नियर द पाइल ऑफ थिंग्स, वो उस पाइल यानी उस ढेर के पास एक मोमेंट रुके. एंड अनफासन, अनफासन करना क्या होता है? खोल देना. द स्ट्रैप ऑफ हिज रिस्ट वॉच, उन्होंने अपने रिस्ट वॉच का फीता खोला, हाँ कलाई की जो घड़ी थी. एंड प्लेस्ड इट ऑन द हीप विद द अदर थिंग्स, उन्होंने उसी ढेरी पर रख दिया बाकी चीज़ों के साथ. परहैप्स अ टीयर ट्रिकल डाउन हिज चीक विद अ हैवी साई ही लेफ्ट द प्लेस, शायद एक आंसू भी ट्रिकल डाउन हुआ उनके गालों पर लुढ़का. एंड एक हाई साई के साथ, हैवी साई के साथ आहें भरते हुए ही लेफ्ट द प्लेस, वो वहाँ से हट गए. आई हैड ऑफन हर्ड हिम से दैट फादर हैड बॉट हिम दैट रिस्ट वॉच व्हेन ही वॉज इन हिज 11th क्लास. नरेटर कहता है कि उस रिस्ट वॉच के बारे में मैंने सुना था उनसे मुँह से कि फादर ने वो रिस्ट वॉच कब खरीद के दी थी उन्हें, जब वो 11th क्लास में थे. बट आई ऑल्सो रिमेंबर वेल इन माई MA फाइनल ईयर ही हैड मोर्टगेज. मोर्टगेज क्या होता है? गिरवी रख देना. उन्होंने वही घड़ी जो है गिरवी रखी थी टू सेंड मी मनी टू गो टू दिल्ली फॉर एन इंटरव्यू. जब मैं MA करते हुए एक इंटरव्यू के लिए दिल्ली जा रहा था तो वही घड़ी उन्होंने गिरवी रखी. ही हैड सेंट मी एन अमाउंट ऑफ 150 रुपीज़. आई रिमेंबर क्लियरली, मुझे आज भी याद है कि उन्होंने उस घड़ी को गिरवी रखकर मुझे 150 रुपये भेजे थे. नो वन नोज वेदर द रिस्ट वॉच वुड कम बैक टू हिम और नॉट, कोई नहीं जानता कि इस बंटवारे में वो रिस्ट वॉच उन्हें मिलेगी भी वापस या नहीं. हिज एक्शन सीम्ड सिम्बोलिक ऑन हिज स्नैपिंग ऑल हिज अटैचमेंट विद द पास्ट, उनका एक्शन एक सिंबल लग रहा था. सिंबल यानी प्रतीक लग रहा था किसका? मानो वो पास्ट के साथ, अतीत के साथ अपना सारा अटैचमेंट, सारा जुड़ाव स्नैप कर रहे हो. स्नैप करने का मतलब तोड़ रहे हो, यानी पास्ट के साथ वो अपना कोई अटैचमेंट रखना ही नहीं चाहते हो. आई वॉज साइलेंट, मैं एकदम शांत था. माई एल्डर सिस्टर इन लॉज वॉज इन द बैकयार्ड, मेरी बड़ी भाभी पीछे आंगन में थी. माई सेकेंड ब्रदर वॉज ऑफन विस्परिंग थिंग्स इन टू हिज वाइफ्स ईयर एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस. जो सेकंड भाई और उसकी वाइफ थे वो अक्सर एक दूसरे के कानों में कुछ कुछ फुसफुसा रहे थे, विस्परिंग कर रहे थे भाई अपने वाइफ के कानों में. एंड वॉज देयर टेकिंग हिज प्लेस विद अस, वो भी हमारे साथ ही बैठे थे दोनों. इट वॉज लाइक द बूचर्स नाइफ गोइंग टू द स्टोन टू शार्पन इटसेल्फ, ऐसे लग रहा था मानो कि कसाई का जो नाइफ होता है, बूचर यानी कसाई का जो चाकू है, वो बार बार पत्थर पे शार्प हो रहा. द एल्डर ब्रदर वॉज काम एंड कंपोज्ड, मेरे एल्डर ब्रदर जो है वो एकदम काम यानी शांत और कंपोज्ड यानी संयमित थे. लाइक अ परफेक्ट जेंटलमैन ही वॉज लुकिंग एट द प्रोसीडिंग्स डिस्पैशनेटली एग्जैक्टली एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज सन एंड ऑन द डे ऑफ माई मैरिज. आज भी वो उतने ही शांत थे, एक परफेक्ट जेंटलमैन की तरह. वो सब कुछ, सारी प्रोसीडिंग, सारी क्रियाकलाप को देख रहे थे डिस्पैशनेटली. डिस्पैशनेटली बिना किसी भाव के. एग्जैक्टली बिल्कुल वैसे ही एज ही हैड डन ऑन द डे ऑफ द सेक्रेड थ्रेड सेरेमनी ऑफ हिज ब्रदर, जैसे उन्होंने कब किया था? अपने भाई की जनेऊ, अपने बेटे की जनेऊ सेरेमनी पर, और ऑन द डे ऑफ माई मैरिज, या वो आज भी उतने ही शांत थे जितने वो मेरी शादी के दिन थे. इट वॉज द सेम प्री ऑक्यूपाइड एंड ग्रेव मैनर, आज भी उनका वही सेम प्री ऑक्यूपाइड यानी व्यस्त और ग्रेव यानी गंभीर तरीका था. अटेंडिंग सिंसियरली टू हिज ड्यूटीज, वो अपनी सारी ड्यूटीज़ को आज भी उतने ही सिंसियरली पूरा कर रहे थे. वाइल डिस्कसिंग एनी थिंग विद माई सेकेंड ब्रदर ही हैड दैट सेम काम एंड कंपोज्ड वॉइस, कुछ भी जब वो मेरे भाई के साथ डिस्कस कर रहे थे, सेकेंड ब्रदर के साथ, उनकी आवाज़ उतनी ही काम एंड कंपोज, शांत और संयमित थी. नोट अ साइन ऑफ डिस्गस्ट एंड रिग्रेट, कहीं एक साइन, एक निशान भी नहीं था डिस्गस्ट का, नफरत का. रिग्रेट क्या होता है? पछतावे का. एकदम शांत एंड संयमित वो बैठे थे. आई रिमेंबर द ईयर फादर डाइड वी हैड टू लिव अंडर अ ग्रेट फाइनेंशियल स्ट्रेन, मुझे याद आता है वो दिन, वो साल जब फादर की डेथ हुई थी. उस साल जो है हम लोग बहुत ज़्यादा फिनेंशियल स्ट्रेन में रहे थे, यानी कि हमारा जो आर्थिक व्यवस्था थी, घर की अर्थव्यवस्था जो थी वो थोड़ी तनावपूर्ण थी. इट वॉज विंटर, सर्दियाँ थी. द चिल वॉज एट इट्स हाइट, चिल जो थी, कोल्ड जो थी, वो अपनी पूरी हाइट पर थी. वी हैड अ लिमिटेड नंबर ऑफ ब्लैंकेट्स, लेकिन हमारे पास गरीबी की वजह से ब्लैंकेट्स लिमिटेड थे.
द कोल्ड वॉज सो बाइटिंग, और ठंड इतनी ज़्यादा बाइटिंग थी, इतनी ज़्यादा तीखी थी, पर्टिकुलरली एट मिडनाइट, विशेष रूप से कब, मिडनाइट, आधी रात पर, दैट वन ब्लैंकेट वॉज नॉट इनफ फॉर वन, कि एक कंबल एक जने के लिए बहुत नहीं था, एक एक व्यक्ति को दो दो कंबल चाहिए होते थे. दैट नाइट आई वॉज स्लीपिंग इन द पैसेज रूम, एक रात मैं बाहर बरामदे वाले रूम में सो रहा था. वाइल आई वॉक अप इन द मॉर्निंग आई फाउंड माई एल्डर ब्रदर्स ब्लैंकेट ऑन मी एडेड टू माई. जब मैं सुबह जागा तो मैंने पाया कि मेरे ऊपर मेरे ब्लैंकेट के अलावा, मेरे कंबल के अलावा, मेरे बड़े भाई का भी कंबल था. अर्ली एट डॉन, डॉन क्या होता है, भोर का समय. ही हैड लेफ्ट फॉर द फील्ड्स विदाउट अ ब्लैंकेट ऑन हिज शोल्डर, सुबह सुबह ही वो चले गए थे खेतों में बिना ब्लैंकेट लिए. इफ़ ही हैड बीन आस्क्ड वाई, he would have surely said in his usual manner that he did not feel the cold. अगर उनसे पूछा जाता है कि क्यों, तो निश्चित रूप से क्या कहते हैं कि उन्हें ठंड नहीं लगती. नाउ आई हैव अ कंफर्टेबल इनकम, आज के टाइम में मेरी इनकम अच्छी है, कंफर्टेबल है, यानी एक अच्छी इनकम है. येट इट हैड नेवर अकर टू मी, लेकिन ये बात मेरे माइंड में कभी अकर नहीं हुई, प्रकट नहीं हुई, यानी मुझे कभी नहीं लगा टू थिंक ऑफ बाइंग एनी वार्म क्लोथ फॉर माई एल्डर ब्रदर, कि मैं अपने एल्डर ब्रदर के लिए, अपने बड़े भाई के लिए कोई गर्म कपड़ा खरीद लूँ. ये बात मेरे दिमाग में कभी नहीं आई. ही स्टिल सेटिस्फाइड एंड हैप्पी विद दैट ओल्ड टेटर्ड ब्लैंकेट दैट ही हैड कवर्ड मी विद वंस. वो आज भी सेटिस्फाइड थे उसी ओल्ड, पुराने, टेटर्ड यानी फटे हुए ब्लैंकेट से, वो ब्लैंकेट जिससे उन्होंने उस दिन मुझे कवर किया था. द सेम ब्लैंकेट वॉज देयर बिफोर मी विद ऑल द अदर थिंग्स, आज बंटवारे की बाकी सारी चीज़ों के साथ वो ब्लैंकेट भी मेरे सामने पड़ा था. आई शिवर्ड विद द कोल्ड एंड माई ओन इनग्रेटिट्यूड, अब मैं कंपकपी फील कर रहा था ठंड से और मेरे इनग्रेटिट्यूड से. इनग्रेटिट्यूड क्या होता है, एहसान फरामोशी, किए गए उपकार को ना मानने वाला. द प्रोसेस ऑफ डिवीजन वॉज फाइनली ओवर, फाइनली डिवीजन खत्म हुआ. वॉट एवर द सेकेंड ब्रदर डिमांडेड माई एल्डर ब्रदर अग्रीड टू इट विद अ स्माइल. सेकेंड ब्रदर ने जो कुछ मांगा, बड़े भाई ने स्माइल के साथ उसे दे दिया. माई सेकेंड ब्रदर प्रपोज टू बाय द शेयर ऑफ लैंड दैट वॉज गिवन टू मी एंड ऑफर्ड 18,000 रुपीज़ एज द प्राइस. इवन मेरे सेकेंड ब्रदर ने ये भी कहा कि मेरा जो हिस्सा है वो उन्होंने प्रपोज किया, प्रस्ताव रखा कि वो उस हिस्से को खरीदना चाहते हैं, और उसके बदले उन्होंने 18,000 रुपये रखे. In the evening, my elder brother took me along with him to show the paddy fields that were to be mine. शाम को मेरे एल्डर ब्रदर मुझे अपने साथ ले गए उन पैडी फील्ड्स, उन धान के खेतों को दिखाने के लिए जो मेरे होने वाले थे. आई क्वाइटली फॉलोड हिम, मैं चुपचाप उनके पीछे चलता रहा. वी मूव फ्रॉम बाउंड्री टू बाउंड्री, हम एक बाउंड्री से दूसरी बाउंड्री की तरफ चलते गए, एक सीमा से दूसरी सीमा की तरफ. एवरीवेयर आई कुड फील द इम्प्रिंट्स ऑफ हिज फीट, हिज पाम एंड हिज फिंगर्स. क्योंकि इन खेतों को हमेशा भाई ने अपने पसीने से सींचा, इसलिए नरेटर कहता है कि मुझे हर जगह इम्प्रिंट यानी निशान नजर आ रहे थे, उनकी अंगुलियों के, उनके पाम यानी हथेलियों के, उनके फीट यानी उनके पैरों के निशान मुझे वहाँ नजर आ रहे थे. ऑन द बॉजम ऑफ द पैडी फील्ड स्पार्कल्ड द पर्ल्स ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट. उन पैडी फील्ड्स यानी उन धान के खेतों की बॉजम यानी छाती पर, उनके सरफेस पर मानो स्पार्कल कर रहा हो, चमक रहे हो, द पर्ल्स मोती ऑफ माई एल्डर ब्रदर्स स्वेट, मेरे बड़े भाई के पसीने के मोती. क्योंकि उस धान के खेतों में जितनी फसल थी वो बड़े भाई ने अपने पसीने से उगाई थी. ही वॉज शोविंग मी द फील्ड्स एज अ फादर वुड इंट्रोड्यूस अ स्ट्रेंजर टू फैमिली मेम्बर्स. वो मुझे खेत इस तरह से दिखा रहे थे मानो कि एक फादर अपने फैमिली मेम्बर से किसी अजनबी को मिलाता है. यहाँ अजनबी कौन है, नरेटर, और फैमिली मेम्बर्स भाई के लिए कौन है, वो धान के खेत. इन द मॉर्निंग आई वॉज टू लीव फॉर भुवनेश्वर, अगली सुबह मुझे निकलना था भुवनेश्वर के लिए. आई हैड नो करेज टू मीट माई एल्डर ब्रदर, मेरे मन में साहस नहीं था, करेज नहीं था कि मैं अपने भाई से मिल भी पाऊँ. बिफोर लीविंग फॉर द बस स्टॉप, अब बस स्टॉप के लिए निकलने से पहले आई हैड हैंडेड ओवर द सेम स्लिप ऑफ पेपर टू माई एल्डर सिस्टर इन लॉ विच हैड द डिटेल्स अबाउट माई शेयर. मैंने पेपर की वो स्लिप जिस पर मेरे हिस्से की सारी डिटेल्स लिखी हुई थी, मैंने अपनी जो है भाभी को पकड़ा दी. राइटिंग ऑन द ब्लैंक साइड ऑफ दैट स्लिप, उस स्लिप के ब्लैंक साइड में नहीं, खाली हिस्सा जो था, पिछला हिस्सा, उस पर मैंने लिखा आई हैड आस्क्ड हर टू डिलीवर इट टू माई एल्डर ब्रदर. मैंने मेरी भाभी को वो पर्ची पकड़ाते हुए कहा कि भाई को दे दे. एंड स्टिल दिली यानी चुपके से स्लिप्ड आउट ऑफ आवर हाउस, मैं घर से निकल गया. स्लिप आउट, चुपचाप निकल जाना. आई हैड रिटन, और उस पर मैंने क्या लिखा था, ब्रदर व्हाट शैल आई डू विद द लैंड, मैं इस ज़मीन का क्या करूँगा. यू आर माई लैंड, आप ही मेरी ज़मीन हो. फ्रॉम वेयर आई कुड हार्वेस्ट एवरीथिंग इन माई लाइफ,
ज़िंदगी में मैंने जो कुछ हार्वेस्ट किया है, काटा है, यानी कि जो फसल मैंने काटी है, जो कुछ पाया है वो आपसे ही पाया है। आई नीड नथिंग सेव यू, सेव सिवाय, बचाना भी होता है वर्ब के तौर पर, और सेव जो होता है सिवाय, मुझे आपके सिवाय कुछ नहीं चाहिए। एक्सेप्ट दिस प्लीज, प्लीज इस हिस्से को एक्सेप्ट कर लीजिए, स्वीकार कर लीजिए। इफ़ यू डिनाई, अगर आपने डिनाई किया, मना किया, आई शेल नेवर शो माई फेस टू यू अगेन, तो मैं आपको अपना चेहरा कभी भी वापस नहीं दिखाऊंगा। सो दिस वॉज द ट्रिब्यूट, ये एक ट्रिब्यूट था एक छोटे भाई का अपने बड़े भाई के लिए, उन सब चीज़ों के लिए जो बड़े भाई ने उसके लिए किया। बड़े भाई ने अपने पसीनों से खेतों को सींचकर छोटे भाई को पढ़ाया, एंड छोटे भाई ने अल्टीमेटली व्हाट डिड ही डू, ही ऑफर्ड ऑल हिज शेयर टू हिज elder brother and thus he paid him a tribute. So I hope you have understood the chapter, and later on we have glossary of hard words जो हमने throughout the chapter भी discuss किए हैं, and then I think you have understood the chapter well, and in the next video we will discuss about the question answers of this chapter along with the grammar portion. So keep learning, keep reading. Thank you.